दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ ऐसे पल होते हैं जहां वक्त थम जाता है, जहां से आगे का रास्ता पीछे के रास्ते से बिल्कुल अलग होता है। इमेजिन कीजिए साल 1914। ये वो दुनिया थी जहां किंग्स और क्वींस का राज था, जहां टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, लोग सिनेमा देखने लगे थे, यहाँ तक कि टेलीफोन का यूज भी करने लगे थे। यूरोप के बड़े बड़े थिंकर्स बोल रहे थे कि इंसान अब इतना सिविलाइज्ड, इतना समझदार हो चुका है कि अब बड़ी वॉर्स कभी नहीं होंगी। बिजनेस इतना बढ़ गया था कि लड़ना किसी के फायदे में नहीं था। लोगों को लगा कि ये गोल्डन एज कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। सिर्फ 4 साल बाद 4 बड़े एम्पायर्स मिट्टी में मिल गए। 2 करोड़ यानी कि लगभग 20 मिलियन लोग मारे गए। दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया और इंसानियत ने पहली बार देखा कि जब टेक्नोलॉजी और नफरत मिलती है तो कैसे नरक धरती पर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉर की, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की किताबों की धूल झाड़ेंगे। हम डेट्स नहीं रटेंगे, हम उस दर्द, उस पॉलिटिक्स और उस गलती को समझेंगे जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। ये कहानी है उस वॉर की जिसके बिना हिटलर पैदा नहीं होता, जिसके बिना शायद आज इंडिया आज़ाद भी नहीं होता और जिसके बिना मिडिल ईस्ट की लड़ाई आज ऐसी नहीं होती। क्यों हुआ ये सब, कौन था जिम्मेदार? चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द कंप्लीट स्टोरी। सबसे पहले हमें 1914 की यूरोप को समझना होगा। आज का यूरोप छोटे छोटे देशों का ग्रुप है, लेकिन उस वक्त यूरोप में एम्पायर्स हुआ करते थे। सेंटर में था जर्मनी, एक नया ताकतवर और एम्बिशियस देश। इनका राजा था कैसर विल्हेल्म सेकंड। ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक ही सपना था, जर्मनी को दुनिया का सबसे बड़ा पावर बनाना। उसके बगल में था ऑस्ट्रिया हंगरी। ये आज का ऑस्ट्रिया नहीं है, ये एक मैसिव एम्पायर था जिसमें आज के ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोएशिया और यहाँ तक कि रोमानिया के हिस्से आते थे। लेकिन ये एम्पायर अंदर से कमजोर था क्योंकि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। ईस्ट में था रशियन एम्पायर, दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसका राजा था जार निकोलस सेकंड। और साउथ ईस्ट में था ओटोमन एम्पायर, जो आज का तुर्की है, जो पहले सिक मैन ऑफ यूरोप कहलाता था क्योंकि वो धीरे धीरे टूट रहा था। अब सवाल ये है कि ये सब शांति से क्यों नहीं रह सके। हिस्टोरियंस इसके 4 मेन रीजंस बताते हैं। इसको याद रखने का फॉर्मूला है मैन। एम से है मिलिटेरिज्म, ए से है अलायंसेस, आई से है इंपीरियलिज्म और एन से है नेशनलिज्म। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही वो बेस हैं जिस पर लाशों के ढेर लगेंगे। सबसे पहले एम यानी कि मिलिटेरिज्म। 90s की शुरुआत में यूरोप में एक आर्म्स रेस चल रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोल्ड वॉर में यूएस और रसिया के बीच थी। उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके दुनिया का अनडिस्प्यूटेड बॉस था। उनकी नेवी सबसे स्ट्रांग थी। जर्मनी के कैसर विल्हेल्म को ये बात चुभती थी। उसने कहा मुझे भी ऐसी नेवी चाहिए। जर्मनी ने पानी की तरह पैसा बहाया बैटलशिप्स और सबमरीन्स बनाने में। ब्रिटेन डर गया। ब्रिटेन ने सोचा जर्मनी इतनी शिप्स क्यों बना रहा है, जरूर हम पर अटैक करेगा। जवाब में ब्रिटेन ने और बड़ी शिप्स बनाई जिन्हें ड्रेडनॉट्स कहा गया। देखा देखी में फ्रांस और रसिया ने भी अपनी आर्मीज का साइज डबल कर दिया। हर देश का माइंडसेट ये था, वार तो होनी ही है, बस तैयारी पूरी रखो। दूसरा पॉइंट है ए यानी कि अलायंसेस। यूरोप डर के मारे 2 ग्रुप्स में बट गया था। देशों ने सोचा अकेले लड़ेंगे तो हार जाएंगे, ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप बंदा ट्रिपल अलायंस। इसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। इनका वादा था अगर हम में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो बाकी 2 मदद करेंगे। ग्रुप 2 द ट्रिपल इंटेंट। इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। ये अलायंसेस सुनने में सेफ लगते हैं पर ये एक्चुअली बहुत डेंजरस थे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि अगर 2 छोटे देशों में लड़ाई हुई तो उनके बड़े दोस्त भी घुस जाएंगे। एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को जला देगी और वही हुआ। तीसरा रीजन था आई यानी कि इंपीरियलिज्म। कब्जा करने की भूख। ब्रिटेन और फ्रांस के पास दुनिया भर में कॉलोनीज थी, इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। वहां से वो फ्री का रॉ मटेरियल लाते थे और अमीर हो रहे थे। जर्मनी लेट पार्टी में आया था, उसे लगा सारी जमीन तो ब्रिटेन फ्रांस ने ले ली, मेरे लिए क्या बचा। जर्मनी को अपना प्लेस अंदासन चाहिए था। ये जेलसी वार का एक बड़ा इमोशनल रीजन बने। आखिरी और सबसे डेंजरस रीजन एन यानी कि नेशनलिज्म। अपने देश, अपनी कौम और अपने कल्चर के लिए मर मिटने का जज्बा। ये जज्बा सबसे ज्यादा उबल रहा था बाल्कन्स में। यहाँ एक छोटा सा देश था सर्बिया। सर्बिया के लोग स्लाविक रेस के थे। उनका सपना था कि बाल्कन्स के सारे स्लाविक लोगों को मिलाकर एक बड़ा देश बनाया जाए, इसका नाम होगा यूगोस्लाविया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंदर रहते थे, स्पेसिफिकली बोस्निया में। सर्बिया चाहता था कि बोस्निया के लोग ऑस्ट्रिया को लात मारकर बाहर निकालें और सर्बिया के साथ मिल जाएं। ऑस्ट्रिया हंगरी को ये बात पता थी। वो सर्बिया को एक वायरस की तरह देखते थे जो उनके एम्पायर को तोड़ सकता था। ऑस्ट्रिया बस मौके की तलाश में था कि कब सर्बिया को कुचल दे। सो सीन सेट है। जर्मनी अपनी ताकत दिखाना चाहता है, ऑस्ट्रिया अपने एम्पायर को बचाना चाहता है और सर्बिया आजादी चाहता है। और पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा है। अब बस एक माचिस की तीली जलने की देर थी और वो माचिस जली 28 जून 1914 को।
डेट थी 28 जून 1914। सुबह के 10 बजे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड अपनी वाइफ सोफी के साथ साराजेवो शहर आया हुआ था। ये दिन सर्बिया के लोगों के लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि आज उनका नेशनल डे था और ठीक आज के दिन उनके दुश्मन देश का राजा उनकी सड़कों पर घूम रहा था। ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था। भीड़ में 6 लड़के छुपे हुए थे। ये ब्लैक हैंड नाम के टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स थे। इनके पास बॉम्ब्स थे, पिस्टल्स थी और साइनाइड की गोलियां थीं ताकि पकड़े जाने पर सुसाइड कर सकें। और इनका लीडर था 19 साल का स्टूडेंट गैब्रिलो प्रिंसिप। आर्चड्यूक की गाड़ी का कॉन्वॉय आगे बढ़ा। पहले असैसिन के पास गाड़ी गई लेकिन वो डर गया, उसने कुछ नहीं किया। गाड़ी आगे बढ़ी दूसरे असैसिन नेडेल्स्को कैवलिनोविक के पास। उसने हिम्मत दिखाई, उसने अपना बम गाड़ी पर फेंका लेकिन वो बम गाड़ी के हुड से टकराकर पीछे गिरा और फट गया। आर्चड्यूक तो बच गया लेकिन पीछे वाली गाड़ी उड़ा दी गई जिसमें 20 लोग घायल हुए। प्लान फेल हो चुका था। गैब्रिलो प्रिंसिप निराश होकर वहां से चला गया और एक दुकान जिसका नाम था मॉरिस सिलर डेलिकेटसन उसके पास जाकर खड़ा हो गया। शायद वो सोच रहा था कि आज का दिन खराब है लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाउन हॉल में मीटिंग के बाद आर्चड्यूक ने कहा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा उन ऑफिसर्स को देखने जो सुबह घायल हुए। सिक्योरिटी ने कहा, रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन ड्राइवर को रास्ता बदलने की खबर देना भूल गए। गाड़ी वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी। जब जनरल ने ड्राइवर पर चिल्लाया, गलत रास्ता है, पीछे लो, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और रिवर्स करने लगा और गाड़ी ठीक वहीं रुकी जहां गैब्रिलो प्रिंसिप खड़ा था। प्रिंसिप ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसका टारगेट बिना सिक्योरिटी के उसके सामने रुका हुआ था। उसने अपनी पिस्टल निकाली और फायर किया। पहली गोली सोफी के पेट में लगी और दूसरी गोली आर्चड्यूक की गर्दन में। कुछ ही मिनट्स में दोनों की मौत हो गई। सिर्फ 2 गोलियों ने दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर के फ्यूचर को खत्म कर दिया था। इस घटना के बाद जो हुआ उसे हिस्टोरियंस द जुलाई क्राइसिस कहते हैं। ऑस्ट्रिया गुस्से में पागल था। उन्हें पता था कि असैसिन्स को सर्बिया ने ट्रेनिंग दी थी। वो सर्बिया को खत्म करना चाहते थे लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो थी रसिया। सर्बिया का दोस्त था रसिया। ऑस्ट्रिया को डर था कि अगर हमने सर्बिया पर हमला किया तो रसिया हम पर हमला कर देगा। तो ऑस्ट्रिया अपने दोस्त जर्मनी के पास गया। 5 जुलाई 1914 को जर्मनी के राजा कैसर विल्हेम सेकंड ने ऑस्ट्रिया को वो दिया जो हिस्ट्री में द ब्लैंक चेक के नाम से मशहूर है। उन्होंने कहा कि तुम जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इवन इफ रसिया कम्स वी विल फाइट फॉर यू। ये जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। इस सपोर्ट ने ऑस्ट्रिया को निडर बना दिया। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक लिस्ट भेजी 10 शर्तों की। इसे अल्टीमेटम कहा गया। ये शर्तें ऐसी बनाई गई थी कि सर्बिया इन्हें कभी मान ही ना सके। ऑस्ट्रिया वार चाहता था, बातचीत नहीं। सर्बिया ने कहा, हम 9 शर्तें मानते हैं, बस एक नहीं मान सकते क्योंकि वो हमारी आज़ादी छीन लेगी। 28 जुलाई 1914 असैसिनेशन के ठीक एक महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वार डिक्लेयर कर दी। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की कैपिटल थी उस पर गोली बरसने लगे। अब देखिए वो अलायंसेस का जाल कैसे एक्टिवेट हुआ। ये बिल्कुल डोमिनोज गिरने जैसा था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो रसिया ने भी अपनी आर्मी बॉर्डर पर लगा दी। जर्मनी ने रसिया से कहा कि अपनी आर्मी हटाओ तो रसिया ने मना कर दिया। इसके बाद 1 अगस्त को जर्मनी ने रसिया पर भी वॉर डिक्लेयर कर दी। रसिया का दोस्त फ्रांस बीच में आया तो 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। अब जर्मनी के पास एक प्रॉब्लम थी कि फ्रांस और रसिया दोनों उसके दुश्मन थे और वो बीच में फंसा था। अगर वो दोनों तरफ लड़ता तो हार जाता। तो जर्मनी ने एक प्लान बनाया था सालों पहले, द स्लीफन प्लान। प्लान सिंपल था कि रसिया बहुत बड़ा है, उसे आर्मी इकट्ठा करने में 6 हफ्ते लगेंगे, तब तक हम फटाफट फ्रांस को हरा देंगे और फिर पलटकर रसिया से लड़ेंगे। लेकिन फ्रांस बॉर्डर पर स्ट्रांग था तो जर्मनी ने सोचा हम फ्रांस पर पीछे से हमला करेंगे बेल्जियम के रास्ते। बेल्जियम एक छोटा न्यूट्रल देश था, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो जर्मनी ने बेल्जियम से कहा कि हमें रास्ता दो, तो बेल्जियम ने मना कर दिया। जर्मनी ने कहा कि हम जबरदस्ती जाएंगे और जैसे ही जर्मन बूट्स ने बेल्जियम की जमीन पर कदम रखा, ग्रेट ब्रिटेन जाग गया। ब्रिटेन ने बेल्जियम की सुरक्षा का वादा किया हुआ था। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया और इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में पूरा यूरोप आग में जलने लगा। शुरुआत में जर्मनी की स्पीड तेज थी। वो फ्रांस के अंदर घुस गए थे। वो पेरिस से बस कुछ ही दूर थे। फ्रेंच गवर्नमेंट डर के मारे पेरिस छोड़कर भाग गई थी। लेकिन फिर हुआ द मिरेकल ऑफ मार्न। फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर्स ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जर्मनी को रोक दिया। अब दोनों आर्मी सामने सामने खड़ी थी। न जर्मनी आगे बढ़ पा रहा था, न एलाइस उन्हें पीछे धकेल पा रहे थे। बचने के लिए सोल्जर्स ने जमीन में गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। इन्हें कहा गया ट्रेंचेस। नतीजा स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर नॉर्थ सी के ठंडे पानी तक 400 माइल्स यानी कि लगभग 600 किलोमीटर लंबी ट्रेंचेस की एक लाइन बन गई। मूवमेंट खत्म हो गई थी। अब शुरू होने वाला था वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी कौन किसको थकाकर हरा सकता है। दोस्तों, ट्रेंच वॉरफेयर इंसानी हिस्ट्री का सबसे भयानक चैप्टर बनने वाला था। चूहे, बीमारी, जहरीली गैस और हर पल मंडराती मौत। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरक कैसा दिखता है तो शायद आप आग और शैतान की बात करेंगे, लेकिन 1914 में सोल्जर्स के लिए नरक गीला था, ठंडा था और कीचड़ से भरा हुआ था। वेलकम टू ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच कोई सिंपल गड्ढा नहीं था, ये जमीन के नीचे बना एक पूरा नेटवर्क था। सबसे आगे फ्रंट लाइन जहां मौत हर वक्त मंडराती रहती थी, उसके पीछे सपोर्ट लाइन और उन्हें जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन ट्रेंचेस, और दुश्मन की ट्रेंच और आपकी ट्रेंच के बीच की जगह को कहते थे नो मैंस लैंड। एक ऐसी जमीन जहां लाशें, कांटेदार तार और गोले बारूद से बने क्रैटर्स बिखरे पड़े रहते थे। जिंदगी
जिंदगी यहाँ कैसी थी? 3 वर्ष में कहें तो मड, ब्लड और रेड्स। बारिश होती थी तो ट्रेंचेस में पानी भर जाता था, कभी घुटनों तक तो कभी कमर तक। सोल्जर्स को कई कई दिन तो इस गंदे पानी में खड़े रहना पड़ता था। इससे एक खतरनाक बीमारी पैदा हुई जिसे कहा गया ट्रेंच फुट। पैर सूज जाते थे, रंग बदल जाता था और गंभीर मामलों में तो उन्हें काटना भी पड़ सकता था। और फिर थे चूहे। ये आम चूहे नहीं थे, लाशों और कचड़े पर पलने के कारण ये असामान्य रूप से बड़े हो गए थे और हर जगह मौजूद रहते थे। कई सोल्जर्स रात को सोते वक्त महसूस करते थे कि चूहे उनके ऊपर दौड़ रहे हैं। सोचिए उस डर को, दुश्मन की गोली का डर तो था ही, लेकिन मौसम, बीमारी और ट्रेंच की जिंदगी भी हर दिन एक नई चुनौती थी। पुरानी वॉर्स में बहादुरी मैटर करती थी, आप कितनी तेज तलवार चलाते हैं, कितना तेज घोड़ा दौड़ाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने सब बदल दिया। अब मशीन इंसानों को मार रही थी, इसीलिए कई हिस्टोरियंस इसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्लॉटर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशीन गन्स की। ये बैटलफील्ड के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थी। एक मशीन गन बहुत कम समय में 100 गोलियां चला सकती थी। इसी वजह से वेस्टर्न फ्रंट पर कोई भी पक्ष आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। डिफेंस ओफेंस से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब बात करते हैं पॉइजन गैस की। ये भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सबसे डरावने हथियारों में से एक था। 1915 में जर्मन्स ने पहली बार बड़े पैमाने पर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। ये हवा के साथ बादल की तरह सोल्जर्स की तरफ बढ़ती थी। जब ये सांस के साथ फेफड़ों में जाती तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता था और कई सोल्जर्स घुट घुट कर मर जाते थे। बाद में मस्टर्ड गैस आई। ये स्किन पर भयानक छाले पैदा करती थी और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाती थी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तस्वीरों में आप अक्सर सोल्जर्स को गैस मास्क पहने देखते हैं। इसके बाद आते हैं टैंक्स। मशीन गन्स और कटीले तार की रुकावट को तोड़ने के लिए ब्रिटिश ने एक नया हथियार बनाया, टैंक। शुरू में टैंक्स धीमे और मैकेनिकल प्रॉब्लम से भरे हुए थे, लेकिन वक्त के साथ उनमें सुधार हुआ और वॉर के आखिरी सालों में टैंक्स ने ट्रेंच वॉरफेयर के डेडलॉक को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सबसे आखिरी में एयरप्लेन्स। शुरुआत में एयरप्लेन्स सिर्फ स्काउटिंग और रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर पायलट्स ने एक दूसरे पर पिस्टल चलाना शुरू किया और धीरे धीरे एयरक्राफ्ट पर मशीन गन्स लग गईं। मैनफ्रेड वॉन रिchthofen जैसे पायलट्स लेजेंड बन गए। जब मशीन्स बैटलफील्ड पर छा गईं तो कई जनरल्स ने सोचा हम तब तक हमला करेंगे जब तक दुश्मन की सेना थक ना जाए या टूट ना जाए। इस स्ट्रेटजी को कहा गया है एट्रिशन। इसके दो सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आता है बैटल ऑफ वर्डन 1916। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की सबसे लंबी और खूनी बैटल्स में से एक थी। जर्मन लीडरशिप का मानना था कि लगातार प्रेशर फ्रांस को बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। ये बैटल लगभग 10 महीने तक चली और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर लगभग 7 लाख कैजुअलिटीज हुई और उसके बाद भी फ्रंट लाइन में बहुत कम बदलाव आया। इसके बाद आता है बैटल ऑफ सोम 1916। फ्रांस पर दबाव कम करने के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने सोम के पास एक बड़ा हमला शुरू किया। 1 जुलाई 1916 ब्रिटिश आर्मी के इतिहास का सबसे खूनी दिन। सोल्जर्स को उम्मीद थी कि कई दिन की बमबारी ने जर्मन डिफेंसेस को तबाह कर दिया होगा, लेकिन कई जर्मन बंकर्स अब भी सलामत थे। जैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स नो मैन्स लैंड में निकले, मशीन गन्स गरज उठी। सिर्फ एक ही दिन में लगभग 57,000 ब्रिटिश कैजुअलिटीज हुई। इनमें से करीब 19,000 सोल्जर्स मारे गए। जब बैटल ऑफ सोम खत्म हुई तो दोनों तरफ मिलाकर लगभग 10 लाख कैजुअलिटीज हो चुकी थी और इसके बाद भी एलाइड फोर्सेस सिर्फ कुछ माइल से आगे बढ़ पाई। अब एक ऐसा सच जो हमें स्कूल में अक्सर बहुत कम पढ़ाया जाता है। जब यूरोप जल रहा था तो उस आग को बुझाने के लिए खून किसका बहाया गया? हमारे इंडियन सोल्जर्स का। उस वक्त भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। जब ब्रिटेन युद्ध में उतरा तो भारत भी उस युद्ध का हिस्सा बन गया। कई भारतीय नेताओं का मानना था कि अगर भारत मुश्किल वक्त में ब्रिटेन का साथ देगा तो युद्ध के बाद भारत को अधिक राजनीतिक अधिकार या स्वराज मिल सकता है। इसी उम्मीद में लगभग 13 लाख भारतीय सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लिया। ये सोल्जर्स पंजाब, गढ़वाल, राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों से आए थे। उनके साथ नेपाल की गुरखा जवान भी लड़ रहे थे। सोचिए गांव से आए वो नौजवान जिन्होंने शायद कभी बर्फ देखी भी ना हो, अचानक यूरोप की जमाने वाली ठंड और खूनी बैटलफील्ड में खड़े थे। बैटल ऑफ न्यू चैपल और सेकंड बैटल ऑफ एप्री जैसे मोर्चों पर भारतीय सोल्जर्स ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। 11 भारतीय सोल्जर्स को विक्टोरिया क्रॉस, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। कई भारतीय सोल्जर्स ने घर भेजी गई चिट्ठियों में युद्ध की भयंकर तस्वीर बयान की। उनमें से एक ने लिखा था कि यहाँ हर तरफ मौत और तबाही नजर आती है और ये उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, भारतीय सोल्जर्स ने मेसोपोटामिया, आज का इराक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ी। 1918 में बैटल ऑफ हाइफा में भारतीय कैवेलरी यूनिट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी हाइफा में उनकी बहादुरी को याद किया जाता है। कुल मिलाकर लगभग 74,000 भारतीय सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। ये सोल्जर्स ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ रहे थे, न कि एक स्वतंत्र भारत के लिए। कई भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत को अधिक अधिकार या स्वराज देगा, लेकिन युद्ध के बाद मिला रोलेट एक्ट और फिर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत से भारतीयों के लिए ये एक गहरा झटका था और यही वो पल था जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा और नई रफ्तार दी। साल 1917 आया। वॉर को 3 साल हो चुके थे। इस साल 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। पहला था रसिया का युद्ध से बाहर होना। रसिया में हालत बहुत खराब हो चुकी थी, सप्लाई क्राइसिस था। कई सोल्जर्स को हथियारों, गोला बारूद और बुनियादी सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा था। घर पर लोग भूख और महंगाई से परेशान थे। आखिरकार
जनता का गुस्सा फूट पड़ा। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुई। जार निकोलस सेकंड को गद्दी छोड़नी पड़ी। कुछ महीने बाद व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स ने सत्ता संभाल ली। लेनिन का मानना था कि रशिया को युद्ध से बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क साइन की और रशिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से बाहर हो गया। जर्मनी बहुत खुश था, अब उसे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ एक साथ लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सेना वेस्टर्न फ्रंट पर भेज सकता था। लेकिन जर्मनी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जब एक शक्ति युद्ध से बाहर निकली तब एक नई शक्ति युद्ध में प्रवेश कर गई। और दूसरी घटना थी अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। शुरुआत में अमेरिका न्यूट्रल था, वो दोनों पक्षों के साथ व्यापार कर रहा था और युद्ध से दूर रहना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। सबसे पहले जर्मन सबमरीन्स ने अटलांटिक ओशियन में कई जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1915 में आरएमएस लुसिटेनिया के डूबने से अमेरिका में गुस्सा बढ़ा, लेकिन असली झटका था जिमरमैन टेलीग्राम। जर्मनी ने मैक्सिको को एक गुप्त संदेश भेजा। उसमें कहा गया था कि अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो मैक्सिको जर्मनी का साथ दे। बदले में जर्मनी टेक्सास, न्यू मैक्सिको और एरिजोना वापस दिलाने में मदद करेगा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इस संदेश को पकड़ लिया और अमेरिका को दिखा दिया। अमेरिका में रूस की लहर दौड़ गई। अप्रैल 1917 में यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी का सामना सिर्फ थकी हुई ब्रिटेन और फ्रांस से नहीं था, अब उसके सामने अमेरिका के फ्रेश सोल्जर्स, उसकी मजबूत इकोनॉमी और उसकी विशाल इंडस्ट्रियल पावर भी थी। 1918 की शुरुआत में जर्मनी ने अपना आखिरी दांव खेला। इसे कहा जाता है द स्प्रिंग ऑफेंसिव। जर्मनी का प्लान था कि अमेरिकन आर्मी की पूरी तरह पहुंचने से पहले ही फ्रांस और ब्रिटेन को हरा दिया जाए। शुरुआत में जर्मन सेना ने तेजी से सफलता हासिल की। वो पेरिस के इतने करीब पहुंच गए कि कई लोग दूर से ही गोलाबारी की आवाज सुन सकते थे। लेकिन एक समस्या थी, जर्मन सोल्जर्स थक चुके थे, सप्लाईज कम पड़ रही थी और नए सोल्जर्स भी उतनी तेजी से नहीं मिल रहे थे। इसी बीच अमेरिका के लाखों सोल्जर्स यूरोप पहुंचने लगे। फिर एलाइज ने जवाब दिया। इस काउंटर अटैक को कहा जाता है दी 100 डेज ऑफेंसिव। अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स ने मिलकर जर्मन सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। पहली बार युद्ध में जर्मनी की स्थिति सच में कमजोर पड़ने लगी। कई जर्मन सोल्जर सरेंडर करने लगे। जर्मनी के अंदर भी हालात बिगड़ रहे थे। ब्रिटिश नेवल ब्लॉकेड की वजह से देश में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया था। लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था और इसी बीच पूरे देश में आंदोलन फैलने लगा। कैसर विल्हेम सेकंड को समझ आ गया था कि युद्ध अब नहीं जीता जा सकता। उन्होंने गद्दी छोड़ दी और नीदरलैंड चले गए। नई जर्मन गवर्नमेंट ने युद्ध रोकने का फैसला किया। फ्रांस के कॉम्पीने जंगल में एक रेलवे कैरेज के अंदर आर्मिस्टिस यानी सीजफायर साइन किया गया। डेट थी 11 नवंबर 1918। टाइम था सुबह के 11 बजे। 4 साल तक गूंजती गोलियों और तोपों की आवाज के बाद यूरोप पर खामोशी छा गई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो चुकी थी। लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन शांति अभी बहुत दूर थी। 1919 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के नेता पेरिस में इकट्ठे हुए ताकि यूरोप का भविष्य तय किया जा सके। जर्मनी को इन बैठकों में बुलाया भी नहीं गया। यहीं साइन हुई ट्रीटी ऑफ वर्साय। फ्रांस जर्मनी को दोबारा कभी खतरा बनने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए जर्मनी पर कई कठोर शर्तें थोपी गईं। जर्मनी को ये मनाने पर भी मजबूर किया गया कि युद्ध की जिम्मेदारी उसकी थी। जर्मनी पर 6.6 बिलियन यूरो का भारी मुआवजा थोपा गया। जर्मनी सिर्फ 1 लाख सोल्जर रख सकता था। उसकी एयरफोर्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सबमरीन्स रखने की अनुमति भी नहीं थी। जर्मनी की कई टेरिटरीज उससे छीन ली गईं और यूरोप का मैप दोबारा बनाया गया। कई नए देशों का जन्म हुआ, जिनमें पोलैंड भी शामिल था। ट्रीटी ऑफ वर्साय ने जर्मनी में गहरा असंतोष, अपमान और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी। इसी माहौल का फायदा उठाया एक आदमी ने, एक ऑस्ट्रियन जन्मा सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी के लिए लड़ चुका था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने दुनिया को क्या दिया? 4 बड़े एम्पायर्स खत्म हो गए, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और रशियन। दुनिया का नक्शा बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, पॉलिटिक्स बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ द लॉस्ट जनरेशन। एक पूरी पीढ़ी जवान लड़कों की जो कभी बूढ़े नहीं हो पाए। कई गांव ऐसे थे जहां से एक पूरी जनरेशन लौटकर घर नहीं आई। भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जब भारतीय सोल्जर्स घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि युद्ध में दिए गए बलिदान के बावजूद भारत को आजादी नहीं मिली। अगर आपको ये पूरी जर्नी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वर्ल्ड वॉर सेकंड की कंप्लीट स्टोरी भी लेकर आऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। मेरा नाम है श्रवण। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।